Good morning, everyone. Today we are discuss class 9th biology first chapter, the fundamental unit of life. Explain line by line NCERT book in हिंदी एंड इंग्लिश सर। चलो फ्रेंड, हम लोग बायोलॉजी से क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का जो यूनिट क्या होता है, लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड होती है, किस चीज़ से मिलके बनी होती है। तो एक्चुअली ये सेल से मिलके बनी रहती है, ठीक है। और सेल का जो डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे। और 1665 में उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी पेड़ के छाल से। उन्होंने निकाल के अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि जो पेड़ का छाल है किस चीज़ से मिलके बना है। देखिए यहाँ पे लाइन बाय लाइन में क्या लिखा, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of the honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which come from the bark of a tree. This was in year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word for the little room. तो उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप डिजाइन किया हुआ, उसमें उन्होंने एक छाल, पेड़ के छाल ले लिए और उसमें उन्होंने ग्लास में रख दिया उसके टुकड़े में, और उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर बना हुआ है। और उसको उन्होंने उसका नाम सेल दिया, क्योंकि सेल का मतलब होता है लैटिन वर्ड में एक छोटा सा रूम। तो जैसे वो छोटे छोटे रूम जैसा बना रहता है, तो छोटे छोटे अगर ये वहाँ पर उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ऐसे ब्लॉक ब्लॉक, मतलब एक ईंट के जैसे बना रहता है रूम रूम ऐसे। उन्होंने रूम का मतलब उन्होंने सेल वर्ड दे दिया यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज वेरी इंपॉर्टेंट in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is being used till this day in biological. Let us find out about cell. तो उन्होंने उस सेल के बारे में बताया कि वो बहुत ही छोटा है और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, मतलब उसका, किंतु उसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निकल के आगे के हिस्ट्री में, साइंस में। और उससे सेल, तो सेल कई सेल मिल के बने टिश्यू, और कई टिश्यू मिल के कॉटलेज बने, कई कॉटलेज मिल के आर्गन बने, फिर इसके बाद आर्गन सिस्टम, फिर इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बना। तो ये पूरा सेटअप उन्होंने तैयार किया, नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला यहाँ पे टॉपिक है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से मिल के बना है। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में करके दिखाया कि let us take a small piece of from an onion bulb with the help of pair of forceps. We can peel off the skin called epidermis from the concave side in an inner layer of the onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from the getting folded or getting dry. What do you with this peel? Let us take the glass slide, put a drop of water on hand, transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush made be the necessary to the help transfer the peel. Now we drop the safranin solution on this piece followed by the कवर स्लिप टेक केयर टू। तो उन्होंने एक एक्टिविटी बताया कि एक ओनियन ले लेंगे, ओनियन का छिलका ले लेंगे और उसमें एक सोल्यूशन डाल के, एक सोल्यूशन ले लेंगे और सोल्यूशन डालने के बाद उसमें देखेंगे उस छिलकों को ग्लास के ऊपर रख के, उसमें देखिए आपको यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, आपको वाल जैसा बना हुआ। तो इसको उन्होंने बताया कि ये सेल है, और सेल के जो सेंटर में है ना, इसको उन्होंने देखिए न्यूक्लियस बताया। और ये न्यूक्लियस में होता क्या है, सेल के अंदर क्या, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने वो पील यानी छिलके पे देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे जाली टाइप यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे दिया अवॉइड आर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लीप विद द हेल्प ऑफ माउंटेन नीडल आस्क द टीचर फॉर हेल्प वी हैव prepared a temporary mount of the onion peel. We can observe this slide under the low power followed by high powers of the compound microscope. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो कंडेंसर है, अब यहाँ पे आई यहाँ से लगा के हमें देखने के लिए होता है, और यहाँ पे क्लिप होता है माइक्रोस्कोप और स्लाइड जहाँ पे हमें देखने के लिए यहाँ पे रखने के लिए। देखिए यहाँ पे कोई भी ये ऑब्जेक्ट का लेंस है, यहाँ पे अलार्म है, और ये देखिए बेस है, ये हमारा मिरर है, और यहीं पे हमें क्या करना होता है, सेट करके यहाँ पे आई से हम लोग ये आई के थ्रू यहीं पे हम लोग देखते हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसी जगह हम लोग क्लिप पर रखेंगे जैसे एक प्याज का छिलका, और सोल्यूशन तैयार करके फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद देखिए ये तो माइक्रोस्कोप था। तो नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे, तो इसके बारे में बात करेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन bulb. We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structure visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. These structures are called cells. Not only onion but all the organisms that we observe around are made up of cell. However, there are also single cell that live on their own. तो उन्होंने बताया कि व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है क्या एक्चुअली में। तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंस का, लिविंग थिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट साइज का स्ट्रक्चर बनेगा, और कुछ के सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ के इसमें स्मॉल भी हो सकते हैं, कुछ के बड़े भी दिखाई दे सकते हैं। तो रिगार्डलेस जैसा उसका साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या बताया, उस स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे देखो दिया, सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 65, जो हमने स्टार्टिंग बताया था कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। और ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कार्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। लियोन हुक 1674 with the improved microscope discovered the free living cell in the pond for the first time। तो लियोन हुक ने पहली बार 1674 में उन्होंने किस माइक्रोस्कोप का यूज किया, कहाँ पे, पॉन्ड में, मतलब पॉन्ड के पानी में रख के देखने के लिए। और इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन द 1830 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने यानी कि न्यूक्लियस की खोज की। और पुरकिंजे इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म का क्वाइन जो था यहाँ पे, क्वाइन मतलब ऐसे जैसे आपका सिक्के जैसे था स्ट्रक्चर, तो वो 1839 में उन्होंने डिस्कवर किए थे। फॉर द फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ द सेल, द सेल थियरी डेट आर द प्लांट एंड एनिमल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिकल सेल्डन 1838 and Sachuan 1839. The cell theory was further expanded by the Virchow 1855 by the suggesting that all cells arising from the pre-existing cells with with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understanding the complex structure of the cell and its various organelles। तो देखो यहाँ पे यानी कि जो सेल्डन थे 1839 में और सचवान 1839 में और सेल्डन 1838 में, इन लोगों ने सेल थियरी के बारे में एक्सप्लेन किए। और जबकि उसके बारे में सजेस्ट कौन किया था, वर्चो ने 1855 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंसेज led to the discovery of the microscope world. It is known that the single cell में the constitute whole organism as amoeba। तो पूरे ऑर्गेनिज्म में से जो अमीबा था वहाँ पे, तो अमीबा का उन्होंने पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जल का पानी रख लिए,
और उन्होंने उसमें रख के देखे उन्होंने, तो क्या देखे उन्होंने कि क्लामेडोमोनास और पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, these organisms are called unicellular organism, uni मतलब single, on the other hand many cell group are together in a single body and assume different function is it form the various body part is multicellular organism, multi मतलब many, such as some fungi, plant and animals can be find names of the some more unicellular organism। तो उन्होंने क्या देखा कि जो क्लाइमोडोनस है और पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या है यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलके बने हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स है जो मल्टी सेलुलर है, मतलब एक सेल से ज़्यादा मिलके बने, जैसे फंगी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मतलब जैसे हम लोग भी हो गए और बर्ड्स हो गए। तो ये नहीं मतलब बहुत सारे हो गए जो हमें विजुअल हो दिखाई दें और मल्टी सेलुलर से बने होते हैं। तो देखो एक्टिविटी 5.2 कर वी कैन ट्राई द प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ द लीफ पील टिप ऑफ द रूट ऑफ द ओनियन और इवन पील ऑफ ओनियन डिफरेंट साइज आफ्टर परफॉर्मिंग द लीव एक्टिविटी लेट अस यूज व्हाट द आंसर to the following question would be: do all cells look alike in terms of the shape and size? Do all the cells look alike in structure? Would you the different among a cell from the different part of the plant body? What similarity could we find? तो देखो यहाँ पे आपको फ्रेंड क्या दिया, वहाँ पे यहाँ पे दिया है कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट ऑफ द लीफ पील। अगर हम लोग यहाँ पे जो अस्थाई होता है माउंट का लीफ पत्ती, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं टिप टू रूट ऑफ द ओनियन। और जैसे ओनियन का हमने डिफरेंट डिफरेंट साइज का डिफरेंट डिफरेंट पील रहेगा तो डिफरेंट डिफरेंट साइज बनेगा, वैसे ही सारे सेल क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के रहेंगे यहाँ पे। और करेंगे डू ऑल द सेल लुक लाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, तो क्या सभी शेप और साइज अलग अलग दिखते हैं? यस, यहाँ दिखते हैं। डू ऑल द सेल लुक लाइक स्ट्रक्चर, तो सभी क्या ये सबका स्ट्रक्चर एक जैसा जैसा दिखता है? नहीं, एक जैसा नहीं दिखता है। कुड बी डिफरेंट अमंग द सेल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, क्या हो सकता है कि डिफरेंस सेल के डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी है? हाँ, ये हो सकता है। और व्हाट सिमिलरिटी कुड बी फाइंड, तो इसमें क्या सिमिलरिटी उसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सम ऑर्गेनिज्म के दिए गए हैं जो सेल है अलग अलग डिफरेंट शेप में है। यहाँ पे देखिए आपको स्मूथ मसल सेल जो आपको रॉड सेल जैसा दिखेगा लंबा, और ब्लड से देखो गोल गोल, और ये नर्वस सेल है हमारा, ये ये नर्वस सेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होने वाला है आगे चल के, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और देखो ये हमारा फैट सेल है, ये हमारा बोन सेल है जो हड्डियों में पाया जाता है, और ये हमारा ओवम जो एग में मिलता है, ये स्पर्म है जो मेल में मिलता है। यहाँ पे ये देखिए स्पर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वायरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी के बारे में बात किए थे। अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पेज में देखो दिया आपको द शेप एंड साइज ऑफ द ऑल are related to the specific function they perform. Some cell like amoeba have changing shape in some cases the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are the characteristics of all living form. How does living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as a human. This means that a different part of the human body perform different functions. The human body has a heart to the pump blood, a stomach to digest food, and on the similar division of labor is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific component within a known as a cell organelle. Each kind of cell organelle perform special functions such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, and so on. A cell is able to leave the perform all its function because these organelles together constitute the basic unit called the cell. Interesting that all the cell are found to be the same organelle. तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे, जितने भी सेल रहेंगे, सभी सेल क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बने रहेंगे, और जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स रहेंगे सब में सेल से बने होते हैं। जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स रहेंगे सब सेल से मिलके बने होंगे। और जबकि हमारा जो होता है ना वायरस इज डेड डेड लिविंग थिंग्स होता है। एक्चुअली इसको हम लोग वायरस को
लिविंग थिंग्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये डेड सेल से मिलके बना होता है, अर्थात उसमें कोई सेल वेल नहीं रहता है। इसलिए हमने, और यहाँ पे डिस्कस क्या किया जा रहा है कि सारे सेल, सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना सेल से मिलके बने होते हैं। तो जब वायरस में सेल होता नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डेड लिविंग थिंग्स हो जाएगा। इसलिए मेजर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें वायरस का नाम नहीं होता है। एक्चुअली बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, और ये 4 का नाम होता है, यानी कि फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया और बैक्टीरिया हो गया, जबकि कहीं पे जिक्र वायरस का नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे आगे। देखो यहाँ पे दिया आपको क्वेश्चन, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ, वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर देखिए, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, तो सेल इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कैसे किया कि अपने खुद से माइक्रोस्कोप जो उन्होंने लिए थे उसमें उन्होंने पेड़ के छाल को माइक्रोस्कोप पे रखा, देखा तो उन्होंने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसने लैटिन वर्ड में उन्होंने रूम का मतलब सेल, यानी सेल वर्ड उन्होंने नाम दिया। और वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूनिट, कि जिस तरह हमारे जो घर बनता है ना, घर बनता है तो उसमें ईंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही सारे बॉडी जो होती है ना, बॉडी वो सेल से मिलके बनी हुई होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो अब नेक्स्ट की बात कर लेंगे कि व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ द, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल, सेल किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो वी saw above the cell has a special component called organelle. How is a cell organized? If we study a microscope, we would come across 3 feature in almost। तो यहाँ पे कुछ फीचर से मिलके बने होते हैं जो सेल, और वो फीचर का जिससे होता है ना ऑर्गेनली, उसको हम लोग नाम दिए रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फर्स्ट रहेगा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें या तो सेल मेम्ब्रेन बोलें, पीएम और सीएम हो सकता है यहाँ पे, यानी इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम शॉर्ट फॉर्म में पीएम भी लिख सकते हैं और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow or permit the enter of entry and exist of the some material in other of the cell. It is also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। तो प्लाज्मा जो होता है ना सेल का आउटर मोस्ट बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। अब इस बॉर्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अंदर जाए, अब कोई भी चीज़ अंदर से बाहर जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए वो रोक के रखता है, इसलिए हम इसको बॉडी गार्ड भी बोलते हैं। तो ये हमें ह्यूमन में मिलता है, जैसे ह्यूमन का बॉडी गार्ड बोलेंगे, जबकि प्लांट में जो होता है ना वो हमारा सेल वॉल होता है, तो उसको हम लोग बॉडी गार्ड बोलेंगे। ठीक है, तो सब यहाँ पे दिया, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। How do substances move out of the cell? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion in earlier chapter. We saw that the spontaneous movement of a substance from a region of a high concentration to a region where its concentration is low. Something similar to this happens in cell when we, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and required to be extracted out by a cell, accumulated in high। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ सब्सटेंस जो ऐसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब मूव करते रहते हैं, मतलब अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये किस प्रोसेस से होते हैं, सेल के अंदर डिफ्यूजन होते हैं। एक्चुअली हमारा एक ऑस्मोसिस भी प्रोसेस होता है, तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन डिफ्यूजन जो प्रोसेस होगा वो हम लोग अर्लियर चैप्टर में डिस्कस किए थे, फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया, similar to the happens in the cell when the example of some substance like CO2, which is cellular waste and required to be excreted out of the cell, accumulated in high concentration inside the cell. In the cell external environment, the concentration of the CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside the and outside the cell, CO2 move out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, O2 enters the cell by the
process of diffusion. When the level or concentration of O2 inside the cell decrease, the diffusion play an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell external environment. तो क्या करा, जो सेल होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है जबकि ऑक्सीजन को इन करता है। तो ये किस प्रोसेस से करता है, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता है। तो सेल भी हमारा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ऑक्सीजन को इन करना, एब्जॉर्ब करना, जिससे हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस करके यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी गेन कर लेंगे, मतलब एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। अब आगे देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolved in water. This osmosis is net diffusion of water across selectively permeable membrane toward the higher solution concentration। तो क्या कह रहा है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना वो अफेक्टेड करता है, जब कोई भी सब्सटेंस पानी में जैसे वाटर में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाता है, तो वहाँ पर जब डिजॉल्व हो जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे एक SPM आता है जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे यहाँ पे। तो ये देखो SPM का ये फुल फॉर्म होता है, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एक साइड से वो क्या करेगा वहाँ पे लिक्विड को जाने देगा, दूसरी साइड से फिर रिटर्न आने नहीं देगा। तो व्हाट विल हैपन इफ वी एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अगर हम पानी में नमक या शुगर को मिक्स कर देंगे तो ये हमारा डिफ्यूजन होता है। ऑन द फॉलोइंग थ्री थिंग वुड द इफ द मीडियम इज surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will again water by the osmosis. Such as a solution is known as a hypotonic solution. Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will become into the cell than will leave. The net result is that water enter the cell is likely to swell up। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा सेल के अंदर इंटर करता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। और जब यहाँ पे जब उसमें से जब उस सब्सटेंस में से यानी सेल में से जो वाटर होगा ना वो बाहर निकलेगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। तो देखो सेकंड नंबर दिया, इफ द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज अ सेल देयर विल नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सच एज ए सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। कि कह रहा है कि जब कोई भी सेल में जब वाटर मॉलिक्यूल मतलब सेल से और सब्सटेंस से मतलब एक समान होगा, ना इधर से उधर मूव नहीं करे, उसको सोल्यूशन क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और वाटर across the cell membrane in the both direction but the amount of going in is the same as the amount going out of, there is no overall movement of the water same size। तो अब इसका क्या हो जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन में कि नहीं कोई ज़्यादा मूवमेंट पार्टिकल होगा, नहीं छोटा पार्टिकल होगा, लगभग सेम साइज का हो जाएगा। अब थर्ड नंबर देखो दिया, इफ द मीडियम has a lower concentration of water than the cell, meaning that is a very concentrated solution, the cell will lose water by the osmosis। Such a solution is known as a hypertonic solution। जब किसी भी सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा कि जब किसी भी सॉल्यूशन में हमारा ओस्मोसिस प्रोसेस होगा, मतलब लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में फ्लो होगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको अग दिया, अगेन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर रिलीव द सेल देन इंटर इट, देयरफॉर द सेल विल shrink, thus the osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। Now let us try the following activity। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग कोई भी बार बार एक ही सेल मेम्ब्रेन से हम लोग क्या दोनों डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे मूव कराएंगे वाटर का, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब होगा एक साइड से अब इन कम किया और आउट ज़्यादा हो रहा, आउटपुट ज़्यादा हो रहा, उस कंडीशन में श्रिंक होला। और अगर आउटपुट स्लो हो रहा और इनपुट ज़्यादा हो रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे होगा आपका स्वेल होगा। तो रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय द डिजॉल्विंग इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और द सेल इज a mostly calcium carbonate, a thin outer skin। Now enclose the egg, put the egg in the pure water and observe after 5 minutes। What do you observe? कह रहा है कि एक अंडा ले लेंगे और अंडा को हम लोग पानी में छील के डाल देंगे, 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व देखेंगे कि वो धीरे धीरे ऑस्मोसिस प्रोसेस से आ जाएगा, अंडा कुछ फूल गया रहेगा।
जैसे हम किशमिश ले लेते हैं, किशमिश को अगर हम पानी में डाल देंगे 1 घंटे बाद देखें किशमिश हमारा क्या हो जाएगा, फूल गया। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से जो लोअर कंसंट्रेटेड वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा और किशमिश के अंदर हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन होता है, उसके अंदर इन कर जाता है और वो स्वेलिंग हो जाता है। तो हमें क्या होता है, किशमिश खाने में मज़ा आता है। अब देखो एक्टिविटी 5.4 दिया यहाँ पे, तो एक्टिविटी यहाँ पे दिया, पुट ड्राइड रेजिंग ऑफ द एप्रिकॉट इन प्लेन वाटर एंड लीव फ्रॉम द देम फॉर द सम टाइम solution of sugar or salt. You will observe the following: each gain water and sweats when placed in water, however when placed in the concentration solution in losses water and consequently shrink. अब धीरे धीरे क्या होगा कि वह श्रिंक करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। जब हायर कंसंट्रेशन में हम लोग रखेंगे, जिसमें हमारा अगर हम लोग मरकरी में वही किशमिश डाल देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, चेंज हो गया, क्योंकि जिस सोल्यूशन में हमने डाला उस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे फ्रेंड। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग। तो नेक्स्ट पेज है हमारा यहाँ पे, द न्यूक्लियस हैज a double layer covering of the called nuclear membrane. The nuclear membrane has a porous which allow the transfer of material from the inside nucleus to its outside, that is the cytoplasm. The nucleus contains chromosomes which are the visible rod-shaped structure when only the cell about to divide. 1 मिनट, ठीक है, ये हम लोग लगता है कुछ पीछे का छोड़ दिए क्या, वो बहुत ज़्यादा छोड़ते आगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखो आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 5.5 और एक क्वेश्चन दिया, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे श्रिंक करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, श्रिंक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा, और ऑक्सीजन जब हम लोग क्या करेंगे, आप स्वेलअप करेंगे सेल को, तो उसमें ऑक्सीजन हमारा इन करेगा। अब देखो, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कि वो क्या करेगा, वाटर को एक साइड से ऑब्जर्व करेगा और एक साइड से निकलने नहीं देगा, बस ऑब्जर्व या तो इन करेगा या तो आउट करेगा। तो देखो दिया, प्लांट सेल, सेल वाल पढ़ लेनी है, सेल प्लांट सेल एडिशनल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव another rigid outer covering called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provide structural strength to the plant. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or the contractions of the content of the cell wall. From the cell wall, this phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by the performing the following activity. तो क्या कह रहा है कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट में मिलता है, और वो प्लांट का जो बाहर वाला हार्ड वाला लेयर होता है वो वहाँ पे होता है, क्योंकि जो प्लांट होता है ना वो मूव नहीं कर सकता एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसलिए सेल वॉल जो होगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट में रहता है, ये एनिमल में नहीं मिलता है। ठीक, अब देखो एक्टिविटी 5.6 दिया हुआ है, तो हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे कर लेंगे। अब आगे हम लोग चैप्टर को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस की बात कर लेंगे। तो देखो, remember the temporary amount of the onion peel of the prepared, we had put iodine solution on the peel. Why? What would we see? Tried, observe the peel without putting the iodine solution, tried the see the difference is further when we put iodine solution on the peel. Did the each cell get the evenly colored according to their chemical composition? Different region of the cell get colored differently. Some region appear darker than other region apart from the iodine solution. तो क्या कह रहा है कि जब हम लोग क्या ओनियन का पील पहले डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, कि ओनियन के पील में हम लोग आयोडीन सोल्यूशन मिला देंगे तो हमें पूरी तरह से क्या एकदम सी होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा कि उसका सेल कौन कौन छोटा छोटा है। तो हम उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे, अगर आयोडीन सोल्यूशन नहीं डालेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है,
तो किसी भी सेल के जो सेंटर में जो पार्ट होता है ना उसको हम लोग एक्चुअली न्यूक्लियस ही बोलते हैं। ये देखो एक्टिविटी 5.7 दिया है कि लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड विथ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन यूजिंग आइसक्रीम स्पून जेंटली स्क्रैप द इनसाइड सरफेस ऑफ द चेक डज माई मटेरियल गेट स्टक ऑन द स्पून। तो क्या करा, जो चम्मच आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं उसका हम लोग एकदम माइक्रोस्कोप में रख के देखेंगे तो छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल से मतलब सेल से मिलके बने रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो दिया वाज देयर आर द डार्क कलर स्पेरिकल आर ओवर डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो क्या करा कि जो सेंटर में स्पेरिकल जो रहेगा सेल मतलब सेल रहेगा, उसके सेल के सेंटर में डार्ट लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। जैसे हम लोग वहाँ पे ओनियन के पेड़ में माइक्रोस्कोप से देख लेंगे। द न्यूक्लियस हैज अ डबल हाइड्रेटेड कवरिंग कॉल्ड a nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about in season 5.24। तो यहाँ पे देखो आप दिया था न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजुअल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो देखो ये हमारा न्यूक्लियस जो रहेगा ना रॉड सेल स्ट्रक्चर रहता है, और एक्चुअली उसमें क्या रहेगा वहाँ पे क्रोमोसोम आ जाता है कि ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डाई डिवाइड क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेज ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द parent to next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecule। chromosomes are the compound of DNA and protein DNA molecule of contain the information necessary for the constructing and organizing cells। functional segment of DNA are called genes। तो देखो जो इसमें न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है ना डबल लेयर का बना होता है, और डबल लेयर का जो उसके ऊपर जो लास्ट में लाइन रहेगी उसको हम लोग सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर लेंगे तो इसमें क्या रहता है, क्रोमोसोम कंटेंट रहता है जो रेड शेप का रहता है। और ये आपको देखो यहाँ पर लंबा लंबा जैसा दिख रहा है ना यहाँ पर रेड शेप, और इसमें एक्चुअली डीएनए होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए से क्या होता है ना, नेक्स्ट जनरेशन हेरिटेज पे हमें क्या ये हमें असर इसका रोल प्ले करता है वहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यह प्रेजेंट द यूकैरियोटिक सेल मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द सच ऑर्गेनली are are also performed by the poorly organized part of the cytoplasm, the chlorophyll in the photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranous visual but not with the plastic as in the eukaryotic cell। तो क्या कर रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो मेनी ऑफ द फंक्शन जितने भी ऑर्गेनिल होते हैं लगभग सब में ये क्या होता है यूकैरियोटिक पड़ा रहता है। The chlorophyll in the photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membrane vesicle bag-like structure but not with the plastic as in the eukaryotic cell। तो कह रहा है कि जितने भी नॉन लिविंग में रहेंगे जितने सारे बैक्टीरिया प्रोकार्योटिक फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, अगर इसमें भी हमारा क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा हमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ना वो प्लास्टिड्स नहीं होता, इसलिए यूकैरियोटिक सेल में उसको हम नहीं रखते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो ये हमारा राइबोसोम है, ये न्यूक्लियोइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या होगा हमारा, when we look at the temporary amount of the onion peel as well the human cheek cell with the can see the large region of each cell enclosed by the cell membrane. This region take up the very little stand, it is called the cytoplasm। The cytoplasm is a fluid contained inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelle, each of the organelle परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। करा के सेल में कि जो हमारा लिक्विड टाइप सब्सटेंस है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये हमारा ऑर्गेनली सेल के द्वारा यहाँ पे क्या स्पेशलाइज किया गया है। तो सेल ऑर्गेनली आर द इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली आर आल्सो एब्सेंट। ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल हैव द अंडर मेम्ब्रेन एज वेल एज। तो क्या कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक होगा ना वो अब्सेंस हो जाता है, मतलब
इनक्लोज जो मेम्ब्रेन रहेगा ना प्रोकार्योटिक में वो अलग अलग रहेगा, उसका न्यूक्लियर रीजन भी अलग अलग डिफाइन करेंगे हम लोग। जबकि हमारा इनक्लोज मतलब ऑर्गेनली जो रहेगा हमारा इक्रोटिक, ये हमारा सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दिस सिग्निफिकेशन मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरसेस लाइक any membrane and hence do not show the characteristics of life and unit. They enter a living body and use its shared machinery to the multiply। तो जितने भी रहेंगे सिग्निफिकेंस मतलब उसका क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, सबका हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दिया प्रोकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल की बात करेंगे। टू टाइप की साइज, इसका साइज क्या 1 से 10 माइक्रोन मीटर और 1 माइक्रोन मीटर क्या 10⁻⁶ मीटर। और जबकि क्रायोटिक सेल में क्या होता है 5 से 100 माइक्रोन मीटर होता है। अब यहाँ देखो दिया न्यूक्लियर रीजन वेल इज नॉट डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अगल बगल जितने सारे भी टर्म रहेंगे सबको हमें बताना है और न्यूक्लियर रीजन को हमें वहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है। अब थर्ड नंबर में क्रोमोसोम सिंगल आता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा क्रोमोसोम सिंगल, ईकैरियोटिक में क्या होगा मोर देन 1 क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन में क्रोमोसोम कितना होता है, तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है वो 46 होता है, मतलब 23 पेयर में होते हैं। तो 22 तो हमें एकदम एग्जैक्ट में होते हैं, जबकि हमारा लास्ट वाला अगर गर्ल्स रहेगी तो एक्सेस क्रोमोसोम होता है, जबकि बॉयज रहेंगे तो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है। तो ये याद रखना रहता है। ठीक है, ओके। अब सेल ऑर्गेनली पढ़ लेंगे। तो सेल ऑर्गेनली पढ़ने के बाद हम लोग पहले प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, प्लांट सेल हमारा होता क्या है, ये हमारा इम्यूवल रहेगा। यहाँ पे इसकी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रॉयड है, लाइसोसोम है, और इसके बाद यहाँ पे हमारा राइबोसोम। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म है हमारा। ये न्यूक्लियस है जो कि एकदम न्यूक्लियस सेंटर में है, और न्यूक्लियर इवलप है। इवलप मतलब होता है न्यूक्लियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो यहाँ पे लाइन दिया गया है चारों साइड से, ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए। और स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो इसमें हमें मिलेगा, और बाकी सब जो रिमेन बचते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे ऑर्गेनली बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट की। ये हमारा प्लांट सेल था। तो देखिए सेल ऑर्गेनली पढ़ लेते हैं हम लोग। एवरी सेल हैज मेम्ब्रेन, एक मिनट किधर गया हमारा, every cell has a membrane around it keeps the own content separate from the external environment. Large and complex cell, including cell from the multicellular organism, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and functions. To keep these activity of different kind of the separate from each of the other cell and membrane bound like structure of the organelle within themselves. This is one of the feature of the eukaryotic cell that distinguish them from the prokaryotic cell. Some of these are visible only with the इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखिए जो ऑर्गेनली होता है, तो एक्चुअली ऑर्गेनली जो होता है ना वो एनिमल्स में मिलेगा, प्लांट्स में मिलता नहीं है। और ये दोनों के बीच में हमारा क्या रहेगा डिफरेंट रहता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे नेक्स्ट की बात कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग फिर टर्न आ जाएंगे, और यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। देखो दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड सीट। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब अराउंड और द oblong bag vesicles. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are the two types of ER: rough endoplasmic reticulate and smooth endoplasmic reticulum. PR look rough under the microscope because it has a particle called ribosome attached to the surface to the ribosome, which are the present in the active cell are the site of the protein manufacture. Uh,
मैन्युफैक्चर की बात करें, प्रोटीन आर देम सेंड टू द यूजिंग द ई मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ना, और लार्ज नेटवर्क का मेम्ब्रेन का पूरा चारों तरफ से ट्यूब रहता है और सीट के ऊपर वो फैला रहता है। और ये क्या रहेगा, वहाँ पे जो विस्कल्स होते हैं, ओनियन बैग रहते हैं, चारों साइड वो फैला रहेगा, जो वहाँ पे आदान प्रदान करने के लिए रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसके आगे वाला जितने भी रहेंगे डिस्कस करें तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट में करिए, तो हम इसके आगे वाला लाइन एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, एनसीईआरटी का। तो आगे बहुत सारे अभी बचे हुए हैं टॉपिक अभी फर्स्ट चैप्टर के। तो अगर आप कमेंट करेंगे तब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम डिस्कस करके आपको देंगे। ठीक, तो अभी तक आपको देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।